हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। जितनी भी हमारे रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने अपने तरीके से पूरे भरसक प्रयत्न के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पेंशन अपडेशन हो और बैंक पेंशनरों के जो मुद्दे उनको सुलझाए जाएं। अपनी अपनी क्षमता है, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ मैंने बी बैंकर्स का लेटर देखा और ये लेटर लिखा हुआ है 4 जुलाई 2025 का। इन लोगों ने बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बहुत ही रीजनेबल तरीके से, बहुत ही कॉम्पिटेंटली कुछ मुद्दे उठाए हैं और बहुत ही सही मुद्दे हैं। मैं भी सोचा करता था कि आखिरकार ये जो IBA और EFBU जो भी कुछ करते रहते हैं, आखिरकार ये करते किस एक्ट की हैसियत में है, वही पॉइंट इन्होंने आज यहाँ उठा दिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो 12th बाई पार्ट सेटलमेंट जो हुआ था उसके संबंध में, और दूसरा ये चाहते हैं ये कि सेंट्रल पे कमीशन की जो पे अलाउंसेज हैं वो बैंकर्स को मिले। जब वो मिलेंगे स्वाभाविक सी बात है पेंशन अपडेशन भी होगा। लेकिन 2 पॉइंट इन्होंने बड़े मार्मिक उठाए हैं। ये कहते हैं बैकग्राउंड एंड लीगल स्टैंड। अब इन्हें कहते हैं कि भैया पृष्ठभूमि क्या है और लीगल स्टैंड क्या है इस लेटर लिखने का। वो कहते हैं 8/3/2024 को IBA और UFB के बीच में एक समझौता होता है। आपकी बेस सेटलमेंट का जो भी मुद्दे उसमें होते हैं, सर्विस कंडीशन है, सैलरी है, जो कुछ भी सारे होते हैं। इन्होंने जो एग्रीमेंट किया हमेशा 2 चीज़ों का ये जिक्र करते हैं। एक जिक्र करते हैं, ये एक एक्ट है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 का ये हवाला देते हैं और इसे सेक्शन 19 का हवाला देते हैं। यानी आपके जो बेज रिवीजन कर रहे हैं, बेस सेटलमेंट कर रहे हैं, ये यहाँ का हवाला देते हैं। बी बैंकर्स का ये कहना है भैया सेक्शन 19 बैंकिंग कंपनी का 1970 जो है वो आपके पेन अलाउंसेस से डील नहीं करता। वो केवल और केवल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताता है। तो आप ये बताएं कि आप जो बेस सेटलमेंट करते हो पेन अलाउंसेज का, उस एक्ट के अंतर्गत कैसे करते हो? कि जो भी एक्ट पार्लियामेंट से बनता है उसमें हर चीज का एक सेक्शन होता है कि आपका चेयरमैन कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होगा, आपके एम्प्लॉयज क्या होंगे, उनकी सैलरीज क्या होगी, उनकी सर्विस कंडीशंस की, सब कुछ होता है। लेकिन उस एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं दे रखा है, सिवाय ये कि बैंकों का जो आपस में असेट्स का लेन देन हुआ है, प्राइवेट बैंकों को कितना मिलेगा, इस बैंक के बदले इतना मिलेगा, एक तो वो है। और दूसरा वहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CMD वगैरह चयन कैसे होगा, इतना ही दे रखा है, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी 1970 में ये था, पार्लियामेंट से पास हुआ। अब वो कहते हैं कि तुम सेक्शन 19 का हवाला कैसे दे सकते हो जब मैं लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बीच में जो बेस सेटलमेंट हो रहा है करो आप, लेकिन जिस एक्ट का हवाला दे रहे हो आप वो हवाला नहीं दे सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो हवाला दे रहे हो, आप दोनों मिलकर के जो बेस सेटलमेंट कर रहे हो, ये अल्ट्रा वायरस है। आगे चले वो नेक्स्ट में लेकर के आएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का भी हवाला देते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि जो वेज रिवीजन है एक डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। चलो मान लेते हैं वेज रिवीजन एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सुलझाने का एक प्रॉपर तरीका है, उसमें कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स होती हैं। उन कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स के लिए केवल और केवल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही आदेश दे सकती है, न कि बैंक। बैंक एक एम्प्लॉयर है और आदेश किसको देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर यानी बैंक के CMDs को आदेश देगी, भैया इस मैटर को सुलझाइए। जैसे आपको पता है प्राइवेट बैंकों में कैसे सेटलमेंट होते हैं, उनका एम्प्लॉयर होता है और उसके एम्प्लॉय की यूनियन होती है, बैठ करके सुलझा लेते हैं। और एम्प्लॉयर आदेश नहीं दे सकता आगे वाले को, IBA को नहीं दे सकता। या ये कहें कि अपने आदमी बना सकते हो लेकिन IBA के नाम पर नहीं बना सकते हो। IBA तो 251 सदस्यों का एक समूह है जो बैंकों को सही प्रकार से चलाने के लिए बनाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोगों ने जो इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनाया और आप बैठ गए बेस सेटलमेंट करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो बैठ कैसे गए आप? क्या भारत सरकार ने आपको बिठाया या केंद्र सरकार ने आपको बिठाया? एम्प्लॉयर तो बिठा नहीं सकता। और आपने बेस सेटलमेंट कर लिया। और बड़ी बात,
जो कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें इंडस डिस्प्यूट एक्ट में कोई भी व्यक्ति वो नहीं भाग ले सकता, मेंबर नहीं हो सकता उस प्रोसीडिंग्स का जो व्यक्ति रिटायर्ड हो चुका है, यानी जो एंगेज नहीं है, जो सर्विस नहीं कर रहा है। तो वेंकटाचलम साहब किस हैसियत से इसमें बैठते हैं, ये बात और निकल करके आती है। और कंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में इंडस डिस्प्यूट एक्ट में सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, सेक्शन 3 में एक वर्क्स कमेटी होगी। यदि कोई झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो वहीं सुलझा लिया जाएगा। जैसे कोई बैंक है, उसमें ऑफिसर्स या कमेटी बना दी जाएगी, होती भी है, और इसे यूनियन के हो जाएंगे, कोई झगड़ा हो खत्म हो जाएगा, वो वर्क्स कमेटी होती है। उसके बाद कंसिलिएशन ऑफिसर केवल और केवल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको नियुक्त करेगी। नहीं सुलझता है उससे तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन वो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। एप्रोप्रिएट दो प्रकार की चीजें आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इससे भी नहीं सुलझता है तो कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, इनसे भी नहीं सुलझ। सेक्शन 7 में लेबर कोर्ट्स, 7(a) में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और 7(b) में आपका आ जाएगा नेशनल ट्रिब्यूनल। यानी ये प्रोसीजर है, तो यहां तो कोई प्रोसीजर नहीं है, अपने हिसाब से चलते चले जा रहे हो। यानी बैंक का जो हेड है वो एक लेटर दे देता है आईबीए को, भैया इसको करो, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत तो नहीं है, ठीक है तुम करो, कोई बात नहीं है, बट योर एक्टिविटी इज डज नॉट फॉल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसका आप सहारा लेते हो। तो ना तो आपकी जो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 उसके अंतर्गत आते हो, और ना आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत आप ये सेटलमेंट करते हो। तो किस हिसाब से इसको इन्होंने चैलेंज कर दिया कोर्ट में, लेबर कोर्ट में। अब ये कहते हैं द ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर एप्लीकेशन दी होगी, तो CLC ने हैज इनिशिएटेड दिस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इन रेस्पॉन्स। इन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाए उसको कंसिलिएशन करने के लिए CLC ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि इन्होंने जो एक्स ग्रेसिया का मुद्दा IBA ने रिजेक्ट कर दिया था कि ये जो बी वेंकट से पार्टी नहीं थे एक्स ग्रेसिया के, और यदि इनकी उस पर ऑब्जेक्शन पे उन्होंने संज्ञान ले लिया है, तो ऑटोमेटिक जो रिटायर्ड जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस प्रोसीडिंग्स के भाग बन जाते हैं। आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी बेस सेटलमेंट का हिस्सा होंगे, यदि इसको प्रॉपर तरीके से लिया जाए। आगे उन्होंने यही कहा कि भाई ये बहुत क्रूशल है, हमारा साथ दीजिए, हम इक्वलिटी की लड़ रहे हैं। और जो ये ड्राफ्टिंग किया जिस भी व्यक्ति ने इसमें जो डाला है, मैं अपनी ओर से कह सकता हूं ही इज ए गुड लॉयर, गुड एडवोकेट। और मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं दूसरे संगठनों से, खास करके EIBRF से। उन्होंने अभी कोई लीगल टीम बनाई है 30.51 को स्टडी करने के लिए, तो भाई इनका भी सहारा ले लो। हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, जानते नहीं हैं, क्योंकि मुझे क्लियर करना था, क्योंकि जिस प्रकार इसमें लिखा गया है एक आम आदमी नहीं समझ सकता। अब शायद हो सकता है जो मैंने समझाया है इसके बाद लोग समझ जाएं और अपना सहयोग कर सकें। मैं हर चीज़ को, उस चीज़ को जो लीगली है, मैं यहाँ अपने चैनल पर डालूंगा जिससे लोगों का ज्ञान वर्धन हो। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।